हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वीज़ा डायरीज। आज मैं इस वीडियो के अंदर आप लोगों को स्टूडेंट वीज़ा के बारे में बताने जा रहा हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो के अंदर क्या कंटेंट शेयर किया था। मैंने अपनी लास्ट वीडियो के अंदर आप लोगों को कनाडा के डिफरेंट टाइप्स ऑफ वीज़ाज़ बताए थे कि आप किस वीज़ा के ऊपर कनाडा में एंट्री ले सकते हैं। और सेकेंड थिंग, मैंने उसके अंदर आपको वो प्रोग्राम्स भी बताए थे कि आप किस प्रोग्राम के अंदर अपने आप को एनरोल करवा के कनाडा इमिग्रेट हो सकते हैं। अगर आप लोगों ने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो मैं उस वीडियो का लिंक अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर शेयर कर रहा हूँ। जस्ट क्लिक ऑन दैट लिंक एंड गो एंड वॉच दैट वीडियो एज वेल। अब बात करते हैं हम अपने इस वीडियो के कंटेंट की। इस वीडियो के अंदर मैं आपको कनाडा का स्टूडेंट वीजा समझाने जा रहा हूँ। कनाडा के स्टूडेंट वीजा को हम लोग स्टडी परमिट के नाम से भी जानते हैं। लेकिन इस वीडियो को देखने से पहले मैं आप लोगों को रिकमेंडेशन ये देना चाहता हूं कि प्लीज इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखें। अगर आप लोगों को ये वीडियो लास्ट तक देखने के बाद पसंद आए तो प्लीज लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन एज वेल, जिससे कि आप लोग आगे आने वाली वीडियोस मिस ना कर दें और वो सारी इंफॉर्मेशन आप तक टाइमली पहुंच जाए। अब शुरू करते हैं हम लोग अपने इस वीडियो का कंटेंट, जिसके लिए मैंने एक और प्रेजेंटेशन तैयार की है। तो अब चलते हैं हम लोग अपनी प्रेजेंटेशन की ओर। सबसे पहले मैं आप लोगों को स्टडी परमिट समझाता हूँ। यह एक डॉक्यूमेंट होता है जो इमिग्रेशन डिपार्टमेंट ऑफ कनाडा इशू करता है, जिसको हम IRCC के नाम से भी जानते हैं। यह डॉक्यूमेंट IRCC उन कैंडिडेट्स को इशू करता है जो कनाडा में डेजिग्नेटेड लर्निंग इंस्टीट्यूट के अंदर पढ़ने आना चाहते हैं दूसरी कंट्रीज से। और ये कैंडिडेट्स कनाडा के PR होल्डर या सिटीजन्स नहीं होने चाहिए। यहाँ पे एक कैच है दोस्तों, स्टडी परमिट कोई वीज़ा नहीं है, यह सिर्फ एक डॉक्यूमेंट है जिसको कनाडा स्टडी परमिट इशू करता है। उसे स्टडी परमिट लेके कनाडा के एयरपोर्ट पे इमिग्रेशन ऑफिसर को वो स्टडी परमिट दिखाना होता है, जिसके बाद वो इमिग्रेशन ऑफिसर आप लोगों को या उस कैंडिडेट को विजिटर वीज़ा या इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा प्रोवाइड करते हैं, सो दैट आप लोग या वो कैंडिडेट कनाडा के अंदर एंटर कर सके। आप लोगों को यह विजिटर वीज़ा या इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा अलग से अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। अब बात करते हैं हम लोग स्टडी परमिट की ड्यूरेशन की। मतलब कनाडा ने जिस कैंडिडेट को स्टडी परमिट इशू किया है, वो कैंडिडेट स्टडी परमिट के ऊपर कनाडा के अंदर कितने दिन या कितने टाइम तक उस स्टडी परमिट के साथ रह सकता है। एक स्टडी परमिट आमतौर पर कैंडिडेट का जो कोर्स होता है उसकी लेंथ तक ही वैलिड होता है। मतलब कि अगर सपोज़ कैंडिडेट का कोर्स 1 साल तक के लिए वैलिड है तो स्टडी परमिट भी 1 साल तक के लिए ही वैलिड होगा। प्लस इसके अंदर आपको एक्स्ट्रा 90 डेज़ मिलते हैं, जिसके अंदर आप लोग या फिर वो कैंडिडेट अपने कनाडा छोड़ने की प्रिपरेशन कर सकता है और विद इन 90 डेज़ उसे कनाडा छोड़ना होता है। और उस 90 डेज़ के अंदर अगर उसे एक्सटेंशन अप्लाई करनी है अपने वीज़ा के लिए, तो वो उस 90 डेज़ के अंदर अपनी एक्सटेंशन भी अप्लाई कर सकता है। अब स्टडी परमिट में 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिनेरियोज आते हैं। फर्स्ट सिनेरियो है इफ़ यू आर टेकिंग प्री रिक्विजिट कोर्सेज। इसको मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूँ। सपोज़ एक कैंडिडेट है, उसने अपने आप को एक कोर्स में एनरोल करवाने के लिए कनाडा अप्रोच किया। उस कोर्स में एनरोल करवाने से पहले कैनेडियन यूनिवर्सिटी ने उस कैंडिडेट को ये बोला कि उसको इस कोर्स में एनरोल करवाने से पहले उसे एक शॉर्ट कोर्स करना पड़ेगा, जिसकी वैलिडिटी होगी 3 मंथ्स की। उस कैंडिडेट को 3 मंथ्स के लिए वो कनाडा वो शॉर्ट कोर्स करने जाएगा। जब उसका वो शॉर्ट कोर्स ख़त्म हो जाएगा, तब उस कैंडिडेट को मेन कोर्स में अपने आप को एनरोल करवा के एक्सटेंशन के लिए अप्लाई करना होगा कि उसने अब अपने आप को मेन कोर्स में एनरोल करवा लिया है और उस कोर्स की ड्यूरेशन लेट से 1 ईयर है, तो उसे फर्दर 1 साल का स्टडी परमिट एक्सटेंशन दिया जाए। सेकेंड सिनेरियो, इफ़ यू विल फिनिश योर स्टडीज़ आफ्टर योर स्टडी परमिट एक्सपायर्स।
इस सिनेरियो को मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। सपोज एक कैंडिडेट है, उसने एक कोर्स के अंदर अपने आप को एनरोल करवाया। उस कोर्स की स्टार्ट डेट है 1 जनवरी, एंड डेट है 31 दिसंबर। तो उस कोर्स की लेंथ या वैलिडिटी हुई 12 मंथ्स की। तो कनाडा ने उसे स्टडी परमिट दिया जिसकी वैलिडिटी हुई 12 मंथ्स की, जो कि एक्सपायर हो जाएगी 31 दिसंबर को। विद XYZ रीज़न, अगर उस कैंडिडेट ने विद इन 12 मंथ्स अपना वो कोर्स ख़त्म नहीं करा तो आफ्टर 12 मंथ्स उसे 90 डेज मिलेंगे, जिसके अंदर या तो वो एक्सटेंशन अप्लाई करे, अदरवाइज प्रिपेयर करे कनाडा को छोड़ने के लिए। अगर उसका कोर्स वो ख़त्म नहीं हुआ है तो उसे अपना वो कोर्स बीच में ही रोकना पड़ेगा और विद इन दैट 90 डेज उसे कनाडा छोड़ना होगा। थर्ड सिनेरियो, इफ़ यू फिनिश योर स्टडीज़ बिफोर योर स्टडी परमिट एक्सपायर्स। इस सिनेरियो को मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। सपोज़ एक कैंडिडेट है, उसने अपने आप को एक कोर्स में एनरोल करवाया जिसकी स्टार्ट डेट है 1 जनवरी एंड एंड डेट है 31 दिसंबर। तो उस कोर्स की लेंथ या वैलिडिटी 12 मंथ्स की हुई। सपोज़ उस कैंडिडेट ने अपना कोर्स एक्स्ट्रा क्लासेस लेके 10 मंथ्स के अंदर कंप्लीट कर लिया और उसको उसकी यूनिवर्सिटी या कॉलेज ने लेटर ऑफ कंप्लीशन, ट्रांसक्रिप्ट, डिप्लोमा या डिग्री प्रोवाइड कर दी, जिसके ऊपर डेट लिखी है 31 अक्टूबर। तो उसका स्टडी परमिट 12 मंथ्स के लिए वैलिड ना होके 10 मंथ्स के लिए वैलिड रहेगा, मतलब सिर्फ 31 अक्टूबर तक। 31 अक्टूबर के बाद उस कैंडिडेट के वो 90 डेज शुरू होते हैं, जिसके अंदर या तो वो एक्सटेंशन अप्लाई करे, नहीं तो कनाडा को छोड़ने की तैयारी करे और विद इन 90 डेज वो कनाडा छोड़कर अपनी नेटिव कंट्री वापस चला जाए। अब बात करते हैं हम लोग प्रोसीजर या फिर स्टेप्स की टू गेट स्टडी परमिट। फर्स्ट स्टेप आता है कि एक पर्टिकुलर पर्सन अपना माइंड प्रिपेयर करे कि उसे कनाडा में पढ़ना है। जब माइंड प्रिपेयर हो जाए तब वो अपनी रिसर्च स्टार्ट करे रिगार्डिंग DLIs, विच स्टैंड्स फॉर डेजिग्नेटेड लर्निंग इंस्टीट्यूट्स। कनाडा के एक DLIs की एक पर्टिकुलर लिस्ट है। उस लिस्ट का लिंक हम अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शेयर कर देंगे। जब वो कैंडिडेट अपना कॉलेज या यूनिवर्सिटी डिसाइड कर ले अकॉर्डिंग टू DLI, उसके बाद वो इस पर्टिकुलर कॉलेज या यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाके आइल्स का स्कोर चेक करे कि उस यूनिवर्सिटी या कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए उसको आइल्स के अंदर कितने बैंड चाहिए। उसके बाद आता है सेकंड स्टेप। फिर वो कैंडिडेट एज़ पर दैट पर्टिकुलर कॉलेज और यूनिवर्सिटी आइल्स की प्रिपरेशन स्टार्ट करे। यहाँ एक कैच है मेरे दोस्तों। वो कैच ये है कि आइल्स 2 टाइप के होते हैं, आइल्स एकेडमिक और जनरल। फॉर स्टडी परमिट और यू कैन से स्टूडेंट वीज़ा, अ कैंडिडेट नीड्स टू गिव आइल्स एकेडमिक। थर्ड स्टेप आता है जब कैंडिडेट आइल्स एकेडमिक के अंदर मिनिमम बैंड स्कोर कर ले जितना उसको अपने DLI के अंदर एडमिशन के लिए चाहिए। उसके बाद वो उस पर्टिकुलर DLI की वेबसाइट पर जाए और ट्राई करे सर्च करने का इंटरनेशनल स्टूडेंट और इंटरनेशनल एडमिशन सेक्शन को। जब उसे वो सेक्शन मिल जाए तब वो उस सेक्शन के अंदर जाए और वहाँ पर उसे उस पर्टिकुलर DLI की ईमेल ID मिलेगी। फोर्थ स्टेप के अंदर कैंडिडेट को उस ईमेल ID के ऊपर अपने सारे एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स एंड आइल्स एकेडमिक का स्कोर सेंड करना है। स्कोर और डॉक्यूमेंट सेंड करने के बाद कैंडिडेट को एक फ़ीस भी भरनी है, जो कि हर एक DLI की अलग अलग होती है। तो उस कैंडिडेट को एज़ पर हिज और हर DLI वो फ़ीस पे करनी है। वो फ़ीस कैनेडियन डॉलर 50 से लेके कैनेडियन डॉलर 250 तक के बीच में वेरी करती है। उसके बाद कैंडिडेट्स का एकेडमिक और आइल्स का स्कोर वेरीफाई करती है वो पर्टिकुलर DLI जिसमें उसको एडमिशन चाहिए, और ये वेरिफिकेशन प्रोसेस 1 हफ्ते से लेके 3 महीने के बीच के अंदर कंप्लीट होता है। अब आता है हमारा नेक्स्ट स्टेप, जो कि है स्टेप नंबर 5।
इसके अंदर कैंडिडेट जिस भी DLI अप्रूव्ड कॉलेज या यूनिवर्सिटी के अंदर अप्लाई करता है, उस कॉलेज या यूनिवर्सिटी का इंटरनेशनल एडमिशन्स डिपार्टमेंट अगर उस कैंडिडेट को अप्रूव कर देता है, विच मीन्स इफ़ दे आर रेडी टू टेक दैट कैंडिडेट इन देयर कॉलेज और यूनिवर्सिटी, तब उस कैंडिडेट को वो कॉलेज या यूनिवर्सिटी लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस या फिर ऑफ़र लेटर इशू करते हैं। उस ऑफ़र लेटर के साथ वो लोग उस कैंडिडेट को इनवॉइस ऑफ कोर्स भी देते हैं, जिसके अंदर सेमेस्टर वाइज फीस लिखी होती है। स्टेप 5 के बाद कैंडिडेट के पास दो ऑप्शंस होते हैं टू अप्लाई स्टडी परमिट। आइए अब वो हम दो ऑप्शंस जानते हैं। ऑप्शन 1, रेगुलर और पेपर बेस्ड स्टडी परमिट एप्लीकेशन। इस ऑप्शन के अंदर कैंडिडेट को अपने एंटायर कोर्स की ट्यूशन फीस के फंड्स शो करने हैं, लिविंग एक्सपेंसेस शो करने हैं, एंड थर्ड चीज़ उसे शो करना है अपने वापस नेटिव कंट्री जाने के लिए जो उसे ट्रांसपोर्टेशन लगेगी, उसके फंड्स उसे शो करने हैं। इन तीनों के साथ साथ कैंडिडेट को वो सारे डॉक्यूमेंट शो करने हैं जो उसने स्टेप 5 तक कलेक्ट किए थे। ऑप्शन 2, विच इज़ स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम, जिसको हम SDS के नाम से भी जानते हैं। ये ऑप्शन फास्टर ऑप्शन है एज़ कम्पेयर टू रेगुलर और पेपर बेस्ड एप्लीकेशन। इस ऑप्शन के अंदर यूजुअली 20 कैलेंडर डेज का टाइम फ्रेम लगता है, लेकिन ये ऑप्शन सिर्फ वो लोग या वो कैंडिडेट चूज़ कर सकते हैं जो कि रहते हैं और लीगल रेजिडेंट हैं इन किसी भी एक कंट्री के, जो कि है इंडिया, चाइना, मोरक्को, फिलीपींस, पाकिस्तान, सेनेगल और वियतनाम। And to apply in this option, you need to show, or the candidate need to show the proof of paid tuition fees. Yes, paid tuition fees for at least 1 year. Second, candidate needs to submit GIC, which is Guaranteed Investment Certificate. कैंडिडेट के पास GIC होना चाहिए। GIC हम अपने आगे आने वाली स्लाइड्स के अंदर आप लोगों को समझा देंगे। प्लस कैंडिडेट को वो सारे डॉक्यूमेंट शो करने हैं जो उसने स्टेप 5 तक कलेक्ट किए थे। GIC स्टैंड्स फॉर गारंटीड इन्वेस्टमेंट सर्टिफिकेट। GIC के अंदर एक फॉरेन नेशनल कैंडिडेट या फिर स्टूडेंट अपने कुछ कैनेडियन डॉलर कनाडा के बैंक के अंदर डिपॉजिट करवाता है फॉर अ फिक्स पीरियड ऑफ टाइम, जिसके ऊपर वो कैनेडियन बैंक उस स्टूडेंट को रेट ऑफ इंटरेस्ट भी प्रोवाइड करता है। ये कैनेडियन डॉलर वो स्टूडेंट इसलिए डिपॉजिट करवाता है क्योंकि जब भी वो कनाडा में लैंड करे तो वो कैनेडियन डॉलर कैनेडियन गवर्नमेंट उसे इंस्टॉलमेंट्स में वापस करती है उसके सर्वाइवल के लिए कनाडा में। यूजुअली कैनेडियन गवर्नमेंट 2000 कैनेडियन डॉलर फर्स्ट मंथ में देती है और बाकी बचे हुए कैनेडियन डॉलर वो 10 से 12 इंस्टॉलमेंट्स के अंदर उस स्टूडेंट को वापस करती है। करंटली GIC 10,000 कैनेडियन डॉलर चल रही है और ये मैक्सिमम 50,000 कैनेडियन डॉलर तक एक स्टूडेंट डिपॉजिट करवा सकता है। प्लस इसके अंदर एक स्टूडेंट को 200 कैनेडियन डॉलर एक्स्ट्रा जमा कराने होते हैं फॉर ट्रांजैक्शन फीस और यू कैन से फॉर प्रोसेसिंग फीस। नेक्स्ट स्टेप आता है स्टेप नंबर 6, पोस्ट GIC। इस स्टेप के अंदर कैंडिडेट जिसने स्टडी परमिट अप्लाई किया है उस कैंडिडेट को कनाडा की वेबसाइट पे जाके, जो कि है canada.ca, वहाँ पे जाके कुछ फॉर्म्स डाउनलोड करने हैं जिसके अंदर उस कैंडिडेट को अपनी जर्नल इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है अबाउट हिज और हर फैमिली। यहाँ पे एक कैच है, अगर वो कैंडिडेट क्यूबेक में किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने की सोच रहा है या उसने क्यूबेक में अप्लाई करा है तो उसे GIC सबमिट करने के बाद क्यूबेक गवर्नमेंट से एक सर्टिफिकेट लेना होता है जिसे हम कहते हैं CAQ। उस सर्टिफिकेट के अंदर आपको क्यूबेक गवर्नमेंट ये प्रोवाइड करती है कि वो लोग आपको क्यूबेक के अंदर अलाउ करते हैं पढ़ने के लिए, और इस सर्टिफिकेट को लेने का पूरा प्रोसीजर चलता है 2 से 3 महीने के लिए, और ये प्रोसीजर आपको क्यूबेक गवर्नमेंट की वेबसाइट पर मिल जाएगा।
Step 7. This is a very simple step. Does not take much time. In this step, you need to create login ID and password on Canadian government website, just like you create for social media accounts. Upload all the documents there. Pay fee of 235 Canadian dollar, in which 150 Canadian dollar is for embassy fee and the rest 85 Canadian dollar is for your biometric. अब नेक्स्ट स्टेप आता है, जब भी कैंडिडेट ने अपनी फाइल सबमिट कर दी तो कैनेडियन गवर्नमेंट या फिर यू कैन से IRCC उस कैंडिडेट को मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए कहती है। कैंडिडेट अपना मेडिकल एग्जामिनेशन करवाए, साइड बाय साइड वो अपनी पुलिस वेरिफिकेशन भी करवाए। जब ये सारा प्रोसीजर कंप्लीट हो जाएगा, योर फाइल विल गो फॉर वेरिफिकेशन टू कैनेडियन गवर्नमेंट एंड वंस अप्रूवल यू विल गेट योर स्टडी परमिट। इन सारे स्टेप्स के साथ साथ कैंडिडेट को कुछ पॉइंट्स हैं जो उसे अपने माइंड में हमेशा रखने हैं ये स्टेप्स फॉलो करते टाइम, जो कि है पहला स्टेप, मेडिकल एग्ज़ाम कैन बी बुक्ड एट IRCC रिकग्नाइज्ड हॉस्पिटल्स ओनली। सेकेंड, लिस्ट ऑफ बैंक्स विद विच यू कैन डिपॉजिट और अ स्टूडेंट और अ कैंडिडेट कैन डिपॉजिट his or her GIC, list of DLIs एंड लिस्ट ऑफ IRCC रिकग्नाइज्ड हॉस्पिटल्स। हम लोग इन तीनों चीज़ों की लिस्ट के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर कर रहे हैं। आप जाइए, वहाँ जाके आप लोग इन तीनों चीज़ों की लिस्ट देख सकते हैं। उसके बाद आता है, आप लोगों को मैं ये बता दूं कि IELTS एकेडमिक के स्कोर हर यूनिवर्सिटी और हर कॉलेज के अलग अलग होते हैं। तो जिस भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में कैंडिडेट को एडमिशन लेना है, वो उस कॉलेज की यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाके IELTS का स्कोर चेक करे, उसके अकॉर्डिंग वो IELTS एकेडमिक की प्रिपरेशन स्टार्ट करे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, any fees mentioned in the process might get changed by the Canadian government at any given point of time without any prior notice. ये सारी इन्फॉर्मेशन, स्टेप्स और ये पूरी प्रेजेंटेशन मैंने सिर्फ और सिर्फ कनाडा के स्टूडेंट वीज़ा या फिर आप लोग कह सकते हैं स्टडी परमिट के ऊपर बनाई है। अगर आप लोगों को इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस हो तो प्लीज़ हमें वो क्वेश्चंस कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए और हम ट्राई करेंगे आप लोगों के उस क्वेश्चंस का जल्द से जल्द जवाब देने का। टिल देन, स्टे सेफ एंड स्टे कनेक्टेड एंड वेट फॉर माई नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो।